अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारा टॉपिक है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे आज डिस्कस करेंगे और इसके जो मोटे मोटे फेजेस हैं और किस तरह से उसमें चेंजेस आई हैं और उन पीरियड्स में जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की वो किस तरह रही है, उस पे हम डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा कौन से लीडर्स हैं जिनका इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे काफ़ी सारा इम्पेक्ट रहा है। सो बिफोर वी मूव ऑन टू अवर मेन लेक्चर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो इंडियन फॉरेन पॉलिसी अगर हम देखें तो उसको हम 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। एक फ़ेज़ है जो 1947 से लेके वो तकरीबन 1990s तक चलता है, अप टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, जिसको सोशलिस्ट पीरियड कहते हैं। एंटी वेस्ट है तकरीबन, वो नॉन अलाइन मूवमेंट का पीरियड है वो। फिर सेकंड जो है वो तकरीबन 1990 से लेकर 2010 तक ये पीरियड आ जाता है, तकरीबन इवन बिफोर 2010, आप 2015 तक इसको रख लें। ये नियो लिबरल टाइप फॉरेन पॉलिसी थी इंडिया की। और फिर फ्रॉम 2015-16 ऑनवर्ड्स टू अप टू नाउ जो पीरियड है दैट इज़ कॉल्ड रियलिस्टिक बिट रियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। अब जो मेन चीज़ें इंडियन फॉरेन पॉलिसी में इन फेजेस में जो मेन करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं वो इंडियन हिस्ट्री आ जाती है, उसके हिस्टोरियंस आ जाते हैं और पॉलिटिकल लीडर्स आ जाते हैं और उनकी फ़िलासफ़ी आ जाती है। सबसे पहले जो मेन किरदार है, जो मेन एक्टर है इस चीज़ में, दैट इज़ कौटिल्य या चाणक्य जिसको बोलते हैं। उसकी बुक है अर्थशास्त्र। इंडिया मेनली इस चीज़ को काफ़ी फॉलो करता है और इस चीज़ को देखता है, क्योंकि कौटिल्य वाज अ वेरी वाइज पर्सन। इट वाज एडवाइज़र टू चंद्रगुप्त मौर्य और उसका बहुत ही बड़ा वो सपोर्टर भी था, और जिसने उसको उसके पॉलिटिकल सिस्टम में काफ़ी उसको हेल्प आउट किया और उसका गाइडर मेंटोर था। उसके बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो इनिशियल फेज़ एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो 1947 से लेकर 1990 तक चला, उसमें 3 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। एक महात्मा गांधी, दूसरे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे हैं सुभाष चंद्र बोस। ये 3 मेन पिलर्स थे इनिशियल इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। अब ये जो फेज़ है, आपको पता है कोल्ड वार का फेज़ था। दुनिया 2 पोल्स में, कम्युनिस्ट पोल वर्सेस जो सोशलिस्ट पोल था, दैट वर्सेस कैपिटलिस्टिक पोल, वेस्टर्न डेमोक्रेटिक पोल, इसमें था। सो इंडिया इन दिस पोल रिमेन मच लाइक अ सोशलिस्ट कंट्री, लाइक क्लोज टू सोशलिस्ट कंट्री, नॉट सोशलिस्ट बट जो कि आइडियाज़ थे उनकी तरफ वो ज़्यादा टिल्टेड थी। दूसरा ये कि नॉन अलाइन मूवमेंट का लीडर था, और लीडर ऑफ द जो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थी वो उनका लीडर उस टाइम कहा जाता था। और वेस्टर्न पॉलिटिक्स से वो दूर रहा। उन्होंने कभी भी वेस्टर्न पॉलिटिक्स में ना उनको आने दिया, ना उनकी तरफ वो गए। हालांकि इस पीरियड में 1990s तक सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई थी वो यूएस की इन्वेजन हुई थी अफ़गानिस्तान में। इस चीज़ से भी इंडिया ख़ुद को मोहतात रख के उसने सिर्फ अपनी इंटरनल डेवलपमेंट पे फोकस किया। तो दिस फेज वाज मेस्टली सोशलिस्ट, और इस चीज़ में वो काफ़ी रशिया की क्लोज भी थी। हालांकि उन्होंने नॉन अलाइन मूवमेंट की वजह से दुनिया के और सारे जितने भी कंट्रीज़ है वहाँ पे वो अपनी ट्रेड वगैरह सारी चीज़ें परसू करते रहते थे। लेकिन इन डेट बिटवीन जो कि साइनो इंडिया वार है, उसके बाद उनकी ये जो एम्बिशंस थी पावरफुल बनने के लिए, वो ज़्यादा बढ़ चुकी थी। इट्स नॉट के ये एक चीज़ मैं क्लियर यहाँ पे कर लूँ कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान है, लेकिन वो जो ज़्यादा सेंट्रिक रखते हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी को, दैट इज़ फॉर चाइना। क्योंकि उनका जो कॉम्पिटिटर पाकिस्तान तो है, लेकिन अपर हैंड जिस कॉम्पिटिटर के आगे उनके अगेंस्ट है दैट इज़ इंडिया, ओ सॉरी चाइना। वो चाहे इकोनॉमिकली हो या मिलिट्री फोर्स हो, सो उनकी फॉरेन पॉलिसी इस बेस पे चलती है। लेकिन 1990s में, 1991 में जब यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन हुई, तो ये थोड़ा एक चेंजिंग पॉइंट था इंडियन फॉरेन पॉलिसी में। उन्होंने जो सोशलिस्ट आइडियाज़ था उसको चेंज करके वो वेस्टर्न की तरफ चले गए, और जो इकोनॉमिक्स सिस्टम था, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसके तरफ वो चले गए। और अपनी जो इकोनॉमिक थी उसको थोड़ा सा मतलब ज़्यादा फोकस उन्होंने दिया। फिर 90s में एटॉमिक एक्सपेरिमेंट भी हुआ उनका और पाकिस्तान का। इन बिटवीन आई एम नॉट मेंशनिंग द वार्स, क्योंकि वार्स का टॉपिक है नहीं, सिर्फ ये है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी बेस्ड किस पे थी। अब जो फॉरेन पॉलिसी उनकी नेक्स्ट फेज़ में आती है, दैट वाज बिट लिबरल। लिबरल्स की तरह उन्होंने मतलब अपनी
इंटरनल कंट्री में एक इन्वायरमेंट पैदा करने की कोशिश की, आईटी का इन्वायरमेंट पैदा करने की कोशिश की। इसके अलावा फिज़िक्स एंड अदर साइंटिफिक फील्ड का एक इन्वायरमेंट पैदा करने की कोशिश की। मतलब उनका फोकस ये था कि उनकी जो इंटरनल लोग हैं वो आगे आ जाएँ, और जिसका हमें ज़्यादातर वो सीन मिलता है आजकल ग्लोबली। जितने भी हेड ऑफ़ द कंपनीज़ है आपको इंडियंस मिलेंगे, हालांकि उसमें वो रोल 80s की पॉलिटिक्स का भी है या इवन 70s का भी है, लेकिन वो जो रोबस्ट माइंडसेट था कि अब इस चीज़ से शिफ्ट होकर हमें एक लिबरल वर्ल्ड की तरफ जाना है, दैट वाज ऑब्वियस देयर। लेकिन अगर हम पीरियड देखते हैं वहाँ मनमोहन सिंह का, दैट वाज द चेंजिंग पीरियड, जिन्होंने गोल्ड वगैरह गिरवी रख के ब्रिटेन में वहाँ से कुछ पैसे लेके इंटरनल इकोनॉमी पे खर्च किया। तो वो एक पूरा एक फेज़ था जिसने अपलिफ्ट किया। आज इंडियन इकोनॉमी जो है ग्लोबली फिफ्थ इकोनॉमी है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इवन रिप्लेसिंग यूनाइटेड किंगडम। तो इसके पीछे ये माइंडसेट हैं, ये बंदे हैं जिनकी वजह से है। लेकिन उसके बाद जब महेंद्र जो हमारे मोदी साहब है, नरेंद्र सिंह मोदी, जब ये आए हैं पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में, तो इसमें थोड़ा सा फिर एक चेंज आया है, क्योंकि इनका थोड़ा सा बैकग्राउंड आरएसएस से है। तो इनकी जो मेंटेलिटी है या इनकी जो अपनी प्लानिंग है, दैट इज़ बिट एग्रेसिव। अब उस एग्रेसिव के हिसाब से एक आईआर के स्टूडेंट के एक अप्रोच जब होगी, तो वो जब उसको उस फ्रेमवर्क में रखेगा, दैट वुड बी रादर रियलिस्टिक। और रियलिस्टिक भी इन दैट सेंस के एक ऑफेंसिव रियलिज्म की आप उसको फ्रेमवर्क में रख के देखेंगे। उसके बाद मतलब मोदी जी के आने के बाद जो कि इंडिया के हालात रहे हैं इन इट्स नेबर, दे हैव बीन लिटिल बिट शेकी, और वो भी थोड़े से मतलब एक डिफरेंट अप्रोच पे रहे। हालांकि इंडिया हैज अचीव्ड मेनी थिंग्स, बट देयर आर मेनी थिंग्स स्टिल दैट दे नीड टू अचीव इन अ डिफरेंट वे। सो देयर आर मेनी इवेंट्स जिनको सामने रखते हुए हम ये चीज़ें करते हैं। सो जो करंट पॉलिटिक्स है इंडिया की, वो थोड़ी सी एग्रेसिव और थोड़ी सी ऑफेंसिव टाइप है, जिस वजह से हम इसको कहते हैं कि दैट कुड बी कैटेगराइज्ड एज अ रियलिस्टिक पॉलिटिक्स। लेकिन ओवरऑल ये तीन डायमेंशंस जो है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि सोशलिस्ट, लिबरल एंड रियलिस्टिक। उनकी जो माइंडसेट होती है वो काफ़ी कैलकुलेटेड होती है। बाय लुकिंग एट द मिलियू करंट एटमॉस्फेयर पर, उसके हिसाब से वो लगाते हैं। बट फॉर इंडिया टू बिकम अ ग्लोबल पावर, रीजनल पावर तो है, ग्लोबल पावर, तो उनको एक चीज़ माइंड में रखनी होगी कि आपको जो घर के जो मसले हैं पहले वो सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे। अपने नेबर्स के साथ आपको थोड़ा सा मिल के या सॉफ्ट उस तरीके से रहना होगा। यू कैन नॉट इग्नोर एनीवन इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। जितना बड़ा मुल्क है, इसका मतलब ये नहीं कि वो छोटे मुल्क को वो ओवरटेक कर लेगा। आप यूक्रेन का मिसाल ले लें, भले ही वो छोटा मुल्क है एज़ कम्पेयर टू रशिया, भले उसको वेस्ट की सपोर्ट है कुछ भी, लेकिन हम तो ये कहेंगे ना कि वो यूक्रेन और रशियन वार है। सो दिस इज़ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, जो कि इन 30 फेजेस तक रही है, जिसका उनको बज़ाहिर काफ़ी सारा फ़ायदा मिला है। जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट किया है, कोल्ड वार से इंडिया को आउटसाइड रखा, किसी भी वार का पार्टी नहीं रहा। सो उस चीज़ का उसको फ्रूट भी मिला है। होप you got my point, and I became able to deliver my lecture in a very well mannered and in a very ordered way. So goodbye till next time. Allah Hafiz.